गया था, विद्युत रसायन चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो 3 पार्ट हम लोगों ने विलयन, विद्युत रसायन और ठोस अवस्था, तीनों पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। उनके अगर आप लोगों को नोट्स अभी तक अगर नहीं मिले हैं PDF फाइल, तो आप लोग वीडियो को देख के और उसका डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं आज चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 रासायनिक बलगति। तो चैप्टर 4 का नाम है रासायनिक बलगति। तो हम लोग रासायनिक बलगति के बारे में पहले देख लेते हैं कि रासायनिक बलगति क्या होती है। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं रासायनिक बलगति क्या होती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग व वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है वो? रासायनिक बलगति कहलाती है। तो रसायन विज्ञान वह शाखा जिसमें हम लोग अभिक्रिया के वेग या वेग को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनके बारे में हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसको लोग हम बोलते हैं रासायनिक बलगति। ओके, चलिए इसमें हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ी थी। रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर था पहला मेरा। तो क्या था देखो, क्रियाकारक से उत्पाद का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे आप लोग क्रियाकारक की जगह पे अभिकारक भी कर सकते हैं। चाहे तो आप अभिकारक से उत्पाद बोलिए या बोलिए अभिकारक से, क्रियाकारक से उत्पाद का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ओके, जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? देखो ये अभिक्रियाएँ 2 प्रकार की होती हैं। जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। तो नंबर 1 है मेरे पास मंद अभिक्रिया एक होती है और एक होती है तीव्र अभिक्रिया। तो मंद अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है, मंद मतलब आपको समझ में स्लो, मतलब जो अभिक्रियाएँ धीरे धीरे होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं मंद अभिक्रियाएँ। और तीव्र अभिक्रियाएँ मतलब जो अभिक्रियाएँ तेज़ी से हो जाएं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तीव्र अभिक्रियाएँ बोलते हैं। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है मेरे पास, जैसे मंद अभिक्रिया में ये अभिक्रिया अधिक समय में पूर्ण होती है। मतलब ये अभिक्रिया क्या होती है? अधिक समय में पूर्ण होती है। और ये क्या है नंबर इसका? ये क्षण विशेष में पूर्ण है, मतलब ये बहुत जल्दी से पूर्ण हो जाती है। ओके, एग्जाम्पल है आणविक अभिक्रियाएँ, जैसे H2 + Br2 आयरोगैन क्या है? HBr। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन की किससे क्रिया कराई है? ब्रोमीन से क्रिया कराई, तो क्या बना? हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया। ओके, ये होती हैं आयनिक अभिक्रियाएँ। इसके एग्जाम्पल जो होंगे वो कैसी होंगी? आयनिक अभिक्रियाएँ। जैसे हमने यहाँ से क्रिया करा दी NaOH + HCl मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस HCl, मतलब एक मोल हमने क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, 1 मोल हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया। तो आयरोगैन क्या बनेगा? NaCl + H2O। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं अभिक्रिया का वेग। अगली हेडिंग है मेरे पास अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? देखो, क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। जो क्रियाकारक मतलब जो अभिकारक होता है और उत्पाद के बीच जो सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उस समय को हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? देखो, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है? देखो, अभिक्रिया का वेग बराबर प्लस माइनस। तो प्लस माइनस साइन का यहाँ पे मतलब है अगर प्लस होगा तो बढ़ रही है और माइनस होगा तो घट रही है। तो प्लस माइनस क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, या तो क्रियाकारक के पर सांद्रता में परिवर्तन हो गया या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होगा। अपॉन में क्या होगा? समय में परिवर्तन। तो यहाँ जो मेरे पास प्लस माइनस है तो हम जो धनात्मक चिन्ह है उसका मतलब है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। जो प्लस चिन्ह है वो दर्शा रहा है यहाँ पे कि जो उत्पाद है उसके सांद्रता में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और ऋणात्मक चिन्ह जो है वो हमको दिखा रहा है कि क्रियाकारक की सांद्रता में कमी हुई है। जो क्रियाकारक है उसकी सांद्रता में क्या हुई है? कमी हुई है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं अतः अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होगा? देखो, अभिक्रिया का वेग बराबर होगा डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। इसको हम लोग लिखते हैं इक्वल में प्लस माइनस dx अपॉन dt लिख सकते हैं हम लोग इसको dx अपॉन dt द्वारा लिख सकते हैं।
और जो इसकी इकाई होती है अभिक्रिया के वेग की जो इकाई होती है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लें, ये एग्जाम में पूछ दी जाती है बहुकल्पी में। तो जो इसकी इकाई है वो होती है मोल लीटर इनवर्स और समय इनवर्स। क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स और समय इनवर्स। तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लें। ओके, ठीक। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी। ए प्लस बी जो है वो क्या है? अभिकारक हैं या क्रियाकारक बोलिए। A प्लस बी अभिकारक हैं, एरो मतलब इक्वल क्या है? C, मतलब A प्लस बी बराबर क्या दिया गया हमको? C दिया गया। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो अवकलन करेंगे, अगर हम इसका अवकलन करें, जैसे हम इसका अवकलन तो हो जाएगा इक्वल होगा माइनस का dt अपॉन dA माइनस dB अपॉन dt और प्लस होगा dt अपॉन dC, मतलब ये dt हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2a प्लस 3b बराबर 2c। इसको हम लोग बोलते हैं रस समीकरण मिति बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? रस समीकरण मिति भी हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग अगर लिखें तो 2a प्लस है तो ये हो जाता है 1/2 dA अपॉन dt माइनस 1/3 dB अपॉन dt इक्वल होता है 1/2 dC अपॉन dt। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप लोग अगर अवकलन कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अवकलन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल कंपेयरिंग ये ना करें कि ये अवकलन गलत है। ये अवकलन यहाँ पे रस समीकरण मिति द्वारा हुआ है। तो ये अवकलन और जो हम लोग मैथ में यूज करते हैं वो अवकलन थोड़ा डिफरेंस है। वहाँ पे आप लोग अगर करते हो तो आप लोग सोच रहे हो यहाँ पे आना चाहिए 2 और dA अपॉन dt, ये 1/2 कैसे हो गया? तो ये रस समीकरण मिति ये कंडीशन ही होती है इसकी। ओके, पर जो चीज़ यहाँ पे होती है वो अपॉन में रहती है, हमेशा बन के अपॉन में। चलिए हम लोग देख लेते हैं अभिक्रिया के वेग के प्रकार। अभिक्रिया के वेग के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। तो यह 3 प्रकार के जो अभिक्रिया के वेग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है मेरे पास प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग क्या होता है? देखो प्रारंभिक, जैसे प्रारंभिक मतलब t बराबर 0, मतलब प्रारंभ में समय कितना होगा? 0 होगा। मतलब जब एकदम स्टार्ट होगा शुरू में तो t बराबर 0, मतलब समय कितना है? 0। पर प्रारंभिक वेग नियत होता है, जो मतलब प्रारंभिक वेग कैसा होता है? नियत होता है, क्योंकि सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब हम कोई चीज़ अगर बनाना चाहते हैं और हम जैसे ही क्रिया स्टार्ट करें तुरंत हम देखें तो कोई काम नहीं होगा, मतलब उस समय 0 है, टाइम बिल्कुल नहीं दिया तो कोई चीज़ नहीं बनेगी। औसत वेग क्या होता है? नंबर 2 है औसत वेग। तो निश्चित समय अंतराल पर क्रियाकारक या उत्पाद, जो क्रियाकारक है या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? औसत परिवर्तन कहलाता है। मतलब एक समय, मतलब हम कुछ टाइम तक दोनों चीज़ों को रखें, क्रियाकारक और उत्पाद को, तो उनके बीच जो सांद्रता में परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? औसत परिवर्तन कहते हैं। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप के होंगे, जैसे t बराबर 0 मान लीजिए, सभी t बराबर 0 है तो ये x1 और x2, मतलब ये ग्राफ जो था वो ऐसा सेम रहा भी, ठीक है। मतलब जैसे x2 चल रहे थे x अक्ष के लंबवत रही, लेकिन हमने जैसे t बराबर 0 और t2 तब हम लोगों ने देखा तो x1 x2 के ग्राफ क्या मिला हमको? ये ग्राफ मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम औसत वेग देखें तो क्या आएगा? तो यह औसत वेग आएगा x2 माइनस x1, मतलब यहाँ से यहाँ तक का होगा x2 माइनस x1 अपॉन होगा t2 माइनस t1। और यहाँ पे जो कंडीशन है वो x1 ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? x2 से, मतलब x1 हमेशा ग्रेटर देन हो किससे? x2 से। ओके, और औसत वेग अगर इस ग्राफ से हम लोग निकालें तो क्या होगा? तो औसत वेग तो यहाँ पे होगा प्लस का साइन लगेगा, यहाँ पे किसका था? माइनस का साइन था, यहाँ घट रहा था और यहाँ पे बढ़ रहा। तो औसत वेग क्या होगा? प्लस x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन है कि x2 ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? x1 से। चलिए नंबर 3 हम लोग देखते हैं ताक्षणिक वेग। नंबर 1 क्या था? प्रारंभिक वेग, नंबर 2 था औसत वेग और नंबर 3 है ताक्षणिक वेग। तो ताक्षणिक वेग क्या होता है? देखो, किसी क्षण विशेष में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ताक्षणिक वेग कहलाता है। जैसे ताक्षणिक वेग क्या होता है एक बार फिर देख ले, किसी क्षण मतलब कोई क्षण है, मतलब विशेष, मतलब जैसे ही हमने क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ताक्षणिक वेग बोलते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग ताक्षणिक वेग का ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। ये मेरे पास x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो ये कुछ इस टाइप का आएगा। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो ये मेरे पास सांद्रता के लिए ग्राफ ऊपर, ये ऊपर सांद्रता, इस साइड क्या है? समय। मान लो 5 सेकेंड हैं
तो ये यहाँ पे मिलेगा, मतलब 15 सेकेंड पे समय कितना है 15 सेकेंड, सांद्रता कितनी है 5, ठीक है। तो तात्क्षणिक वेग यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, देखो -5 -15, मतलब -5 हमको क्या मिला, x2 मिला और -5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे तो x2 x1 होता है, तो हमने इसके लिए 15 -5 किया तो कितना बचे, देखो ऊपर बचेगा 10/10, 10 से 10 कैंसिल करें तो कितना 1 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स होगा। क्या यूनिट होगी इसकी, 1 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं तात्क्षणिक वेग बराबर ±dz/dt, लिमिट जो होगी वो कितनी होगी, t → 0 होगी, मतलब यहाँ पे लिमिट जो चलेगी वो t → 0 चलेगी। चलिए अगली हेडिंग है मेरे पास, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखते हैं हम लोग। नंबर 1 है सांद्रता, तो हम लोग सांद्रता देख लेते हैं क्या होती है। देखो, क्रिया कारक का वेग समय के साथ घटता है, जो क्रिया कारक का वेग होता है वो एक समय के साथ घटता है, व उत्पाद का वेग समय के साथ बढ़ता है। तो जो उत्पाद होता है उसका क्या होता है, समय के साथ बढ़ता है हमेशा। यहाँ पे आप लोग उत्पाद और अभिकारक समझ लीजिए, जैसे हम लोग कोई रिएक्शन करते हैं, अगर A+B एरो का क्या बनता है C+D, तो ये चीज़ जो होती है वो क्रिया कारक हैं, और जो यहाँ पे बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। ओके, तो ये चीज़ आप लोग लर्न करके रखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है, बढ़ता है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, तो एक द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम होता है, उसके अंदर तो क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है वो क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, N1A + N2B उत्क्रमणीय अभिक्रिया साइन N3C + N4D, तो ये होता है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम होता है। तो हम लोग इसको ले dx/dt प्रोपोर्शनल, ये हो जाएगा A⁴n और ये हो जाएगा B⁴n2, मतलब ये जो हम लोगों ने पावर में लिख दिया। तो अगर यहाँ से हम अल्फ़ा जब हटाएंगे, मतलब समानुपाती साइन हटाएंगे, तो एक कांस्टेंट जुड़ता है, तो dx/dt इक्वल हो जाएगा k, और ये हो गया A⁴n और B⁴n2। तो जो k है उसको हम लोग बोलेंगे वेग स्थिरांक, इसको हम लोग नियतांक भी बोलते हैं, क्योंकि ये k जो है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ओके फ्रेंड, ठीक है। तो हम k की जो है वो उसकी इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई हम लोग देखते हैं क्या होता है, तो k बराबर, तो dx/dt बराबर क्या है, k A⁴n1 और B⁴n2। तो हम लोग से इसकी जो dx/dt का सांद्रता बटे समय होगा k, और इसकी कितना जो सांद्रता की पावर n और सांद्रता की पावर n2 हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग देखो सांद्रता सेम है, तो हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे, इनटू में है तो उनकी पावर है वो ऐड हो जाएंगी। तो सांद्रता बटे समय बराबर हो k सांद्रता N1 + N2 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे सांद्रता की जो होती है वो क्या होती है, मोल प्रति लीटर होती है और इनटू समय। तो इसको हम लोगों ने k सांद्रता को हम लोग मोल प्रति लीटर, और N1 + N2 को हम लोगों ने क्या लिख दिया, N1 + N2 को हमने लिख दिया N। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जब हम लोग क्रॉस इसको हम लोग इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा k मोल, ये हो जाएगा लीटर की पावर n अपॉन में इसको लाएंगे मोल की पावर n इंटू लीटर इंटू समय। तो हम लोग जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा k मोल की पावर, ये लीटर है, ये लीटर ऊपर जाएगा तो हो जाएगी पावर -1, तो ये n-1, तो मोल 1 - n, लीटर n-1, और समय कितना होगा n-1 हो जाएगा। तो ये होती है k की यूनिट होती है, जिसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लें, ये एग्जाम में पूछी गई है। ओके, उसके बाद क्या होता है, जैसे आप लोगों को निकालनी होगी यूनिट, तो हमने एक निकाल के आपको बता दी है। तो एग्जाम्पल में जो शून्य कोटि की अगर है तो शून्य कोटि के लिए k क्या होगा, मोल लीटर इन्वर्स होगा और समय इन्वर्स होगा। तो इसको आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। नंबर सेकेंड है प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए क्या होगा, k बराबर होगा समय इन्वर्स। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो k का यूनिट होगी वो क्या होगी, समय इन्वर्स। और थर्ड नंबर पे द्वितीय कोटि के लिए क्या होगी, तो k बराबर होगा मोल इन्वर्स और लीटर इन्वर्स और समय इन्वर्स होगा। ओके, तो ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है मेरा, अभिक्रिया की कोट, इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिए, अभिक्रिया की कोट।
तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। जो घातें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अभिक्रिया की कोटि कहलाती हैं। कोटि प्रयोगात्मक मान होती हैं। जो कोट होती है वो कैसी होती है? प्रयोगात्मक मान होती है। कोटि का निर्धारण मंद पद से किया जाता है। कोटि का निर्धारण कहाँ किया जाता है? मंद पद से किया जाता है। कोटि का मान शून्य, भिन्नात्मक, पूर्णांक हो सकता है। जो कोटि का जो मान है वो शून्य भी हो सकता है, भिन्नात्मक मतलब हाफ में भी हो सकता है, 1/2, 3/2 भी हो सकता है, और पूर्णांक भी हो सकता है। चलिए हम देखते हैं अभिक्रिया का वेग। हम लोग देखते हैं जैसे तो मेरे पास रिएक्शन है x + 2y इक्वल क्या बन गया? z बना, यहाँ पे एरो के आगे। तो इसको हम लोग देखें अभिक्रिया में x के विलुप्त होने की दर 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सिग्मा इनवर्स है, तो y के विलुप्त होने की दर तथा z के बनने की दर क्या है? तो हमको बताना जो y विलुप्त होगा मतलब गायब होगा उसकी दर क्या है और z के बनने की दर क्या है। तो हम लोगों ने देख लिया x + 2y टेंस टू एरो के आगे क्या बना? z। तो इसकी जो अभिक्रिया है वो क्या? -dx/dt बराबर होगा -1/2। हम लोगों ने बताया कि जो चीज़ होती है वो अपान में रस समीकरण द्वारा हो जाता है ये। तो 1/2 dy/dt इक्वल होगा +d/dt z। तो इसकी वैल्यू हमको दी गई थी 10⁻³ तो हमने लिख दिया 10⁻³ बराबर होगा -1/2 dy/dt। तो हम लोग यहाँ पे dy/dt बराबर निकाल इसको हम लोग इस साइड भेज देंगे। तो dy/dt बराबर होगा 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और समय इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं -1/2 dy/dt बराबर क्या है? ये दिया हमको -d/dz दिया गया हमको। तो हम लोग क्या करते हैं इसकी वैल्यू रख ले 1/2 × dy/d की वैल्यू क्या निकले? 2 × 10⁻³ बराबर होगा dz/dt। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे dz/dt बराबर कितना निकला? 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और समय इनवर्स। ओके, चलिए क्वेश्चन 2 देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे 2a एरो के आगे क्या बने? उत्पाद। अभिक्रिया में A की सांद्रता जो है वो कितनी है? 15 मिनट में 0.03 m से 0.02 m रह जाती है। तो A के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए। मतलब यहाँ इतनी थी और घट के कितनी हो रही है? इतनी हो रही है। तो हम लोग 2a एरो के क्या बनेगा? उत्पाद। तो अभिक्रिया वेग क्या होगा? -1/a -1/2 और dA/dt। तो हम लोग -1/2 अब इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं हम। तो 0.02 माइनस होगा 0.03 अपॉन में कितना समय दिया गया हमको? 15 मिनट। तो 15 - 0 हम लोगों ने कर लिया। चलिए देखते हैं आगे कैलकुलेशन को हम लोग। तो यहाँ पे जब हम माइनस करें तो माइनस का 1/2 बचेगा -0.01 अपॉन में 15। तो हम लोगों ने इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1/2 × 0.1 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 900। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 1/18 × 10⁻⁴ पूरा जब सॉल्व करेंगे इसका हम 18 में 18 के भाग दें तो 0.055 × 10⁻⁴। तो हम पॉइंट को पीछे लाएंगे तो 10⁻2 हो जाएगी। तो इसको हम लोग 5.5 × 10⁻6 मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स सेकेंड। ओके, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। इसका अगर ग्राफीय निरूपण हम लोग देखें तो क्या होगा? देखो ये t = 0 इस साइड मतलब ये समय के लिए है और ये सांद्रता के लिए। तो क्या होता है? ये कुछ उत्पाद जो है वो इस तरीके से जाता है और जो अभिकारक होता है वो कुछ यहाँ से इस तरीके से ऊपर के लिए चलता है। ओके, अभिक्रिया की आणुसंख्यता देख लेते हैं हम लोग या आणविकता। तो क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल क्रियाकारक अणुओं की संख्या आणुसंख्यता या आणविकता कहलाती है। क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। जैसे आणविकता का एक सैद्धांतिक मान है। आणविकता एक पूर्णांक संख्या होती है। जो आणविकता होती है वो क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। आणविकता का निर्धारण क्रियाविधि के मंद व तीव्र पद में नहीं किया। मतलब जो अब क्रिया जो आणविकता होती है वो मंद या तीव्र पद से हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। तो वेग बराबर क्या होता है? जैसे k और a की पावर 3/2 b की पावर -1/2 दी गई हमको। तो हम लोग जब आणविकता निकालें तो हम इनके जो पावर हैं उनको हम लोग
सॉल्व करेंगे तो n बराबर जो है 3/2 माइनस होगा 1/2, सॉल्व करें तो n बराबर कितना निकला 1। तो इस अभिक्रिया का जो आणविकता थी कितनी थी 1 थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सोनकोट की अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।